हेलो बच्चों, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर 8 और अपना नया टॉपिक है सोलेनोइड यानी परिनालिका। अपन ने अब तक जो डिस्कस किया था वो किया था लेक्चर नंबर 7 में एम्पियर का नियम और एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग अपन डिस्कस कर चुके हैं, सीधे व लंबे धारावाही चालक तार के कारण तीव्रता का व्यंजक, और दूसरा मैंने बताया था ठोस धारावाही बेलनाकार चालक तार के कारण तीव्रता का व्यंजक। थर्ड अपनी एप्लीकेशन है परिनालिका। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। अपन बात करते हैं सबसे पहले परिनालिका है क्या, सोलेनोइड। अपन बात करें चीनी मिट्टी से बनी एक खोखली बेलनाकार नलिका जिसकी लंबाई उसके व्यास की तुलना में अत्यधिक हो। डायग्राम से जैसे क्लियर हो रहा है, जिसकी लंबाई इसके व्यास की तुलना में क्या होनी चाहिए, अत्यधिक होनी चाहिए, जिस पर एक विद्युत रोधी तार अनेक फेरों के रूप में लपेटा हुआ हो, इस तरह से। तो ये प्राप्त उपकरण क्या कहलाता है, परिनालिका। यदि इसमें प्रवाहित धारा मान लो कितनी आई, तो ये परिनालिका कैसी हो जाएगी, धारावाही परिनालिका। क्या है, एक लंबी खोखली चीनी मिट्टी से बनी बेलनाकार नलिका जिस पर विद्युत रोधी तार अनेक फेरों के रूप में लपेटा हुआ हो, जिसकी लंबाई इसके व्यास की तुलना में अत्यधिक हो, क्या कहलाएगी, धारावाही परिनालिका। यदि मैं बात करूं इस परिनालिका के एक टर्न की, एक फेरे की, तो प्रत्येक फेरे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इसके तल के लंबवत, दूसरे फेरे के कारण भी तल के लंबवत, तीसरे फेरे के कारण भी तल के लंबवत, यानी प्रत्येक फेरे के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो इसके तल के लंबवत, इसकी अक्ष की दिशा के अनुदिश है। यानी यदि अपन बात करें कि किसी भी धारावाही परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन उसकी अक्ष की दिशा की क्या होती है, अनुदिश होती है। अपना टॉपिक जो है वो है किसी भी धारावाही परिनालिका, अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका। अपने सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो है अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। अभी जैसे मैंने परिनालिका में आपको बताया था कि प्रत्येक फेरे के कारण तीव्रता की दिशा फेरे के तल के लंबवत, यानी जो परिणामी तीव्रता की दिशा है वो इसकी अक्ष की दिशा के अनुदिश। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिणामी तीव्रता का मान प्रत्येक फेरे के कारण तीव्रताओं के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमें कैलकुलेट करना है किस नियम से, एम्पियर के नियम से। मैं डायग्राम दोबारा यहां ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। ये धारावाही परिनालिका जिसकी अक्ष की दिशा के अनुदिश ये प्रेजेंट कर रहा है कि इसको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को इसकी अक्ष की दिशा के अनुदिश, इसकी अक्ष की दिशा के अनुदिश हमें तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने फेरों को दिखाया नहीं है। अपन क्या करते हैं, एक आयताकार एम्पियरिन पथ, एक आयताकार एम्पियरिन पथ का इस तरह से चयन करते हैं से P Q R S, जिसकी लंबाई मैं ले रहा हूं यहां पर कितनी, x ले रहा हूं। इसकी अक्ष की दिशा के अनुदिश प्रवाहित धारा कितनी है, से I। तब इस आयताकार एम्पियरिन पाथ के लिए एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर के नियम से यह आ जाएगा इंटीग्रेशन फॉर क्लोज पाथ, बंद पथ के लिए समाकलन किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन म्यू नॉट समेशन आई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से P Q R S P, यानी बंद पथ P Q R S P के लिए
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन बराबर है म्यू नॉट समेशन आई के। मैंने इस एम्पियरिंग पाथ के लिए क्या लगाया है, एम्पियर का नियम। नाउ इस सरफेस को, इस पृष्ठ को अपन क्या करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। तो इंटीग्रेशन को मैं लिखूंगा क्या, P टू Q B dl को क्या लिख सकता हूं, B dl cos थीटा। कौन से पाथ के लिए, PQ पाथ के लिए। सेम थिंग Q टू R B dl cos थीटा प्लस R टू S B dl cos थीटा प्लस S टू P B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 आ जाएगी आपके पास B dl फॉर द P टू Q, फिर Q टू R, R टू S, S टू P, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन बात करते हैं यहां पर चारों के चारों पथों के लिए, पाथ के लिए, क्या पथ PQ के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अक्ष के अनुदिश और इसकी लंबाई भी है अक्ष की दिशा के अनुदिश। यानी मैं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं B इज पैरेलल टू DL मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। पथ QR एंड SP के लिए देखें ध्यान से, तीव्रता तो अक्ष की दिशा की अनुदिश है और लंबाई चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, लंबवत है। मैं लिखूंगा B इज परपेंडिकुलर टू DL, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पथ RS के लिए, जो कि कहां है, इस धारावाही परिनालिका के बाहर है। प्रत्येक फेरे के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट होगी। ऑपोजिट होने के कारण एक दूसरे का मान क्या करते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे। यानी धारावाही परिनालिका के बाहर लगभग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। इसको देता हूं समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से ये आपके पास आ जाएगा P टू Q B dl cos 0 की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1 प्लस Q टू R के लिए थीटा 90 cos 90 की वैल्यू 0 तो ये 0, R टू S के लिए थीटा 90 R टू S के लिए B इज इक्वल टू 0 तो ये टर्म 0। नेक्स्ट S टू P के लिए थीटा 90 cos 90 0 देन इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब पथ PQ के लिए, क्योंकि तीव्रता लगभग एक समान है, तो आप लिखेंगे B नियत है, अतः ये आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम P टू Q, B इंटीग्रेशन से बाहर DL इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, इक्वेशन नंबर 5। अब हमें यहां वैल्यू कैलकुलेट करनी है समेशन आई की, और PQ पाथ की लंबाई दी हुई है x। मैं बात करूं यदि परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है, तब इस पाथ की लंबाई कितनी है, x। हमें फेरों की संख्या इस बंद पाथ में चाहिए, तो फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, n इंटू x। एक फेरे में धारा कितनी बह रही है, I, तो टोटल इस बंद पथ द्वारा परिबद्ध धारा कितनी हो जाएगी, NXI। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्या, यदि परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, स्मॉल n, इस बंद पथ में हमें धारा चाहिए, इस बंद पथ की लंबाई कितनी है, x, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, स्मॉल n इंटू x। अब प्रत्येक फेरे में धारा कितनी बह रही है, I, तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी, NXI, समीकरण नंबर 6। तथा इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q, इस भाग की जो लंबाई है वो दी हुई है आपको x, समीकरण नंबर 7। समीकरण
5, 6 व 7 से ये आपके पास आ जाएगा b इंटू एक्स म्यू नोट n x i, x से x कैंसिल, b इंटेंसिटी आ जाएगा म्यू नोट n i से इक्वेशन नंबर 8। यानी किसी भी अनंत लंबाई की, असीमित लंबाई की धारावाही परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है म्यू नोट स्मॉल n i, स्मॉल n है, ध्यान रखना है, कैपिटल N अपॉन L लिख देता हूं मैं, जहां स्मॉल n है, कैपिटल N अपॉन L क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसी से आपसे बात पूछी जा सकती है, मैंने एक टर्म पहले बताया था, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र यदि इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, चुंबकन क्षेत्र H बराबर होता है B अपॉन म्यू जीरो, क्योंकि ये आपको बताया था B इज इक्वल टू म्यू जीरो H, तो H की वैल्यू आ जाएगी B बटा म्यू जीरो, तब H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, म्यू जीरो से म्यू जीरो कैंसिल आ जाएगा, N इंटू आई, किसके लिए, धारावाही परिनालिका के लिए चुंबकन क्षेत्र का मान। इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपसे ऐड करके पूछा जाता है, किसी भी धारावाही परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। अभी मैंने आपको बताया असीमित लंबाई के लिए, एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये मैं रब कर रहा हूं, आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि परिनालिका सीमित लंबाई की हो, जो परिनालिका है वो सीमित लंबाई की हो, उसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें डायरेक्ट वैल्यू ध्यान में रखनी है। क्या, मैं यहां नोट लगा रहा हूं, से नोट, सीमित लंबाई की धारावाही परिनालिका के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है इसमें कि जो इंटेंसिटी है डेट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई बट्टा 2 कोस फाई 1 माइनस कोस फाई 2, ये वैल्यू याद रखनी है। जैसे अपन बात करें, ये सीमित लंबाई की परिनालिका है, ये परिनालिका की अक्ष, ये इसका केंद्र बिंदु, परिनालिका का ये सिरा इस बिंदु के साथ कोण बना रहा है कितना, फाई 1, और जो दूसरा सिरा वो भी इस बिंदु के साथ एंगल बना रहा है यहां से कितना, फाई 2। तब जो परिनालिका की अक्ष पर स्थित बिंदु है, तीव्रता का व्यंजक इस सूत्र से दिया जाता है म्यू नोट एन आई बटा 2, फाई 1 और फाई 2 सीमित लंबाई की परिनालिका के सिरों द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण हैं। हमें याद रखना है, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि यदि जो प्रेक्षण बिंदु है वो इसके सिरे पर स्थित हो, क्या, धारावाही परिनालिका के एक सिरे पर, एंड पर, एक सिरे पर तीव्रता, तो ये आ जाएगा B एट द एंड, कहां पर, सिरे पर, म्यू नोट एन आई अपॉन 2। ध्यान से, ये बिंदु यहां आ जाएगा तो फाई 1 कितना हो जाएगा, 90, और फाई 2 इसको यहां से मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180, ये आ जाएगा कोस 90 माइनस कोस 180, म्यू नोट एन आई अपॉन 2, कोस 90 का मान 1, अपन बात करते हैं कोस 90 का मान, सॉरी 0, माइनस कोस 180 का मान -1, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यानी सिरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो आएगा म्यू नोट एन आई बटा 2, जो कि केंद्र पर तीव्रता के मान का कितना होगा, आधा होगा। एक बार बोर्ड एग्जाम में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सारे डाटा दिए हुए थे और क्या पूछ लिया गया था कि परिनालिका के सिरे पर तीव्रता का मान, यहां तक तो सबने सही कैलकुलेट कर लिया था, सिरे पर तीव्रता को कितना करना है, आधा करना है। हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि धारावाही परिनालिका केंद्र पर तीव्रता का मान कितना होता है, म्यू नोट एन आई, और सिरे पर तीव्रता का मान कितना होता है, केंद्र का आधा कितना होता है,
म्यू नॉट एन आई बटा 2। इसी को आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है, क्या है? टोराइड। मैं बात करूंगा टोराइड की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोराइड क्या है, और टोराइड की अक्ष पर, टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करो। ये आपका एम्पियर के नियम की लास्ट एप्लीकेशन है। अपन बात करते हैं किसकी? टोराइड की। आपसे सबसे पहली बात अपन करें टोराइड की डेफिनेशन की, तो ये आपके आ जाएगा, बहुत ध्यान से, अभी मैंने आपको जस्ट ये बताया है, अनंत लंबाई की परिनालिका। ये आपको अभी जस्ट क्या बताया? अनंत लंबाई की परिनालिका। यदि इस धारावाही परिनालिका को, अनंत लंबाई की परिनालिका को मैं इस रूप में लिख दूं, किस रूप में? इस तरह से, यहां से स्टार्ट करें इस तरह से, तो ये जो युक्ति बनी है, धारा कितनी बह रही है? आई। ये युक्ति कहलाती है टोराइड। क्या टोराइड अपन डिस्कस करेंगे। टोराइड की डेफिनेशन क्या है? मैंने ये डायग्राम बताया था धारावाही परिनालिका का, कि धारावाही, एक अंतहीन धारावाही परिनालिका के दोनों सिरों को पकड़कर इस प्रकार वृत्ताकार वलय के रूप में मोड़ दिया जाए, तो ये जो युक्ति कहलाती है वो क्या कहलाती है? टोराइड। टोराइड देखा होगा आपने, जैसे जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें तांबे के तार की कॉइल्स बंधी रहती है, वो बाइंडिंग होती है, वही टोराइड है। वो क्या है? टोराइड है। अब अपन बात करें इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है? R1, बाह्य त्रिज्या कितनी है? R2। इन दोनों का मध्य लेते हुए मध्य त्रिज्या R का एक वृत्ताकार एम्पियरिन पथ चयन करते हैं। इसके अंदर इसकी अक्ष पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए कौन से नियम से ज्ञात कर रहे हैं? एम्पियर के नियम से ज्ञात कर रहे हैं। किस नियम से ज्ञात कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल, एम्पियर के नियम से। वही अपने को दोहराना है बार बार, एक ही बात। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट समेशन आई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि ये जो एम्पियरिन पाथ अपन ले रहे हैं वो इस तरह से लिया है कि बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। अपन लिखेंगे या बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, जहां थीटा कितना है? 0, कोस 0 कितना है? 1। तो ये आपके पास आ जाएगा बी म्यू नॉट समेशन आई, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्योंकि बी नियत है, तब बी इंटीग्रेशन से बाहर, म्यू नॉट समेशन आई, इक्वेशन नंबर थर्ड। दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सेम परिनालिका वाला टॉपिक अपना चल रहा है। क्या अपन बात करें जहां समेशन आई, यदि इस टोराइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन, तो कुल धारा कितनी हो जाएगी? एन इंटू आई। कैपिटल एन क्या है? कुल फेरों की संख्या, तथा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इस सर्कुलर पाथ के लिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो किसके बराबर होगी? 2 पाई आर के, 2 पाई आर के। तब समीकरण 4, 5 व 6 से, इसको दे दें 5, इसको दे दें 6। ये आपके पास आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई। ये आपके पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोट एन बटा 2 पाई आर इंटू आई, या इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नोट स्मॉल एन आई। 2 पाई आर टोराइड की कुल लंबाई
कैपिटल एन कुल फेरों की संख्या, यानी अपन लिख सकते हैं जहां स्मॉल n इज इक्वल टू n/2πr क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। यदि इसी से आपसे चुंबकन क्षेत्र पूछा जाए तो सेम वही बात, चुंबकन क्षेत्र H इज इक्वल टू B/μ0, तब H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Ni। समीकरण नंबर 8। तो बच्चों ये आपको एम्पियर के नियम की 4 एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी है, जिसमें सोलेनॉइड और बेलनाकार धारावाही तार काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में मैंने एक टॉपिक ड्रॉप किया है। टॉपिक क्या है? धारावाही परिनालिका का दंड चुंबक के साथ तुलना। क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं। लेकिन जब तक अपन दंड चुंबक नहीं पढ़ेंगे, बार मैग्नेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक अपन इसको आगे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है, चुंबकीय पदार्थ व चुंबकीय पदार्थों के गुण, उसी चैप्टर में इससे रिलेटेड अपन टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी मेरी तरफ से ये टॉपिक आपका, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी समस्या रहती है, समाधान रहती है, मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको शेयर किए गए हैं, और उसमें इवनिंग में आप 5 से 7 के बीच में आप मुझसे प्रॉब्लम इनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। बहुत जल्द नेक्स्ट अब अपना चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 1 के साथ वापस रिवाइज करके मैं लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।